आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक याट पार्टी, 1 करोड़ का स्कैम और एक डीसीपी भाई ने मिलकर बॉलीवुड सिंगर और असम की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया। लेकिन पहले एक सवाल, कौन था ये जुबिन गर्ग? क्यों उसके जनाजे के पीछे लाखों लोग रोते बिलखते चले जा रहे थे? क्यों एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उसके आगे फूट फूट कर रोया? जानते हैं? नहीं ना? मेरे जानने वाले कई लोगों को तो यह भी पता नहीं था कि साल 2006 के गैंगस्टर मूवी में या अली रहम वाली जुबिन दा ने गाया था। बॉलीवुड में सिंगर तो हजारों हैं, एक एक शो के करोड़ों लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक व्यूज, पब्लिसिटी और फ्लैक्स करने में लगे रहते हैं। लेकिन जुबिन बॉलीवुड में अपने बेहतरीन गाने देने के बावजूद अपने रूट से जुड़े रहने वाले सिंगर थे। असम जैसा स्टेट जहां अनेकों बोलियां हैं, वहां उन्होंने अपनी आवाज से पूरे राज्य को खुद से बांधे रखा था। लेकिन 19 सितंबर 2025 को आई एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया। असम के सबसे चहेते सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत हो गई। जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में मौत हो गई है। लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं थी। टीवी, न्यूज, सोशल मीडिया, किसी भी जगह लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हुआ कैसे। यार पे कुर्बान। कुछ तो बात थी जुबिन दा में, नहीं तो कौन किसी के मौत पर इस तरह से रोता है। लेकिन इन आंसुओं के पीछे असली सवाल कुछ और था। एक मास्टर स्विमर पानी में कैसे डूब सकता है? जब वो डूब रहे थे तो उनके मैनेजर ने उन्हें बचाने की जगह ये क्यों कहा, ये क्यों चीख रहे थे कि जाबो दे, मतलब कि उसे जाने दो। ये सचमुच एक एक्सीडेंट था या कोई गहरी साजिश? क्योंकि कोई कह रहा है सिंगापुर में याट पार्टी में तैरने के दौरान डूब गए, तो कोई कहता है कि स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन गर्ग की डूबकर मौत हो गई। लेकिन सिंगापुर पुलिस ने तो कह दिया कि मौत सिर्फ डूबने की वजह से हुई है। फिर जुबिन के दोस्त शेखर ज्योति गोस्वामी चीख चीख कर ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें जहर दिया गया था? कहीं ये सब कुछ एक साजिश तो नहीं? कहीं जुबिन दा के एक्सीडेंटल डेथ के पीछे कत्ल की कोई कहानी तो नहीं? आइए सब कुछ एकदम डिटेल में समझते हैं, एकदम सिलसिलेवार तरीके से। आखिर जुबिन दा सिंगापुर क्यों गए? उनके साथ कौन कौन था? उनके मौत के वक्त क्या हुआ? और जब यह केस असम सरकार ने एसआईटी को दिया तो क्या हुआ? इसलिए आज के इस कहानी को स्किप किए बिना अंत तक मेरे साथ देखिएगा, ताकि आपको समझ आए कि जुबिन की मौत की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे का सच क्या है। क्यों, कहां, कौन, क्या, कब और कैसे? हर कहानी के पीछे लगभग यही फॉर्मूला काम करता है। और हर क्राइम केस में भी पुलिस को इन्हीं चीजों का जवाब ढूंढना होता है अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। 5W1H। अब मैं आपको कहानी लिखना नहीं सिखा रहा, बल्कि यह बताना चाहता हूं कि जुबिन की कहानी को समझने के लिए आपको इन 5W और 1H को ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले कहानी समझते हैं क्यों की। आखिर जुबिन सिंगापुर में क्या कर रहे थे, और इसी क्यों में कहां और क्या भी आगे आएगा। तो देखिए, जुबिन गर्ग सिंगापुर में किसी छुट्टी या प्राइवेट ट्रिप पर नहीं गए थे। वो एक बड़े और इंपॉर्टेंट इवेंट के सिलसिले में वहां गए थे। इवेंट का नाम था नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। ये फेस्टिवल असम और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए आयोजित किया गया था। और जाहिर सी बात है, जुबिन दा इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा चेहरा थे। उनके नाम से ही भीड़ जुटनी थी। इस फेस्टिवल को आयोजित करने की जिम्मेदारी श्याम कानू महंत नाम के एक शख्स पर थी। और यहीं से शुरू होती है कहानी कौन की, कि आखिर वो कौन थे जिसके बुलाने पर जुबिन उस सफर पर निकले जो उनकी जिंदगी की आखिरी सफर बन गई। जुबिन जब भी बड़े इवेंट पर जाते थे तो वो अकेले नहीं, बल्कि उनकी पूरी टीम साथ होती थी। मतलब शक के घेरे में कोई एक नहीं, बल्कि कई लोग हैं।
तो आइए उन सभी लोगों को पहले अच्छे से जान लेते हैं जो उनके साथ इस जानलेवा सफर में थे। नंबर 1 पर है मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा। जुबिंदा का सारा काम वही देखता था। इस पूरे मामले में यह शख्स शुरू से ही शक के घेरे में था। इसे आप मेन एक्यूज्ड भी समझ सकते हैं। नंबर 2 पर है इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत, जिस पर जुबिन को सिंगापुर लाने की जिम्मेदारी थी। नंबर 3 पर है ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी, जुबिन का करीबी दोस्त और बैंडमेट, जिसने बाद में इस पूरे केस का खुलासा किया। नंबर 4 पर है को सिंगर अमृता प्रभा महंत, ये भी जुबिन की टीम का हिस्सा थी और श्याम कानू महंत से जुड़ी हुई थी। नंबर 5 पर है चचेरा भाई डीएसपी संदीपान गर्ग, जुबिन के परिवार का सदस्य, जो खुद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी था और यह नाम बाद में सबसे बड़ा सदमा बना। ये लोग वही है जो इनर सर्कल में थे, यानी आखिरी समय में जुबिन के सबसे करीब थे, और ये वो लोग हैं जो आज के साजिश के मुख्य किरदार बन चुके हैं। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां कहां के साथ साथ कब भी छिपा है। सिंगापुर में इवेंट के बाद 19 सितंबर को यह ग्रुप एक याट यात्रा पर निकला था। इसे एक रिलैक्सिंग ट्रिप भी बताया गया था, लेकिन उस याट पर जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। याट पर क्या क्या हुआ, आइए उसे जानते हैं। याट पर क्या क्या हुआ वो बात जुबिन के दोस्त और बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने बाद में खुलासा किया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये ट्रिप रिलैक्सिंग कम और प्री प्लान ज्यादा थी, यानी वो ट्रैप जिसमें शायद जुबिन को फंसाया गया था। और यहीं से कहानी शुरू होती है कैसे की। दोस्त गोस्वामी ने आरोप लगाया कि ट्रिप पर मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। उसने फोर्सफुली उस याट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जैसे वो कोई पार्टी नहीं बल्कि एक ऑपरेशन चला रहा हो। गोस्वामी ने साफ कहा कि इवेंट के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत की तरफ से किसी भी तरह की शराब की सप्लाई नहीं की गई थी, लेकिन सिद्धार्थ शर्मा जानबूझकर शराब अपने साथ लाया था। गोस्वामी ने तो जहर की भी बात कही। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर एक बिजनेस ट्रिप का आखिरी दिन था तो एक मैनेजर खुद से इतनी ज्यादा शराब क्यों लाएगा? कहीं ये जहर देने के लिए एक बहाना तैयार करने की साजिश तो नहीं थी? अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि मौत कब और कैसे हुई। तो शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो तैराकी करते हुए डूबे, लेकिन एक मास्टर स्विमर का डूब जाना ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। और इस डूबने के दौरान जब किसी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा कथित तौर पर चीख रहा था, जाबो दे, जाबो दे, यानी उसे जाने दो, उसे जाने दो। मतलब ये हरकत किसी नॉर्मल एक्सीडेंट के दौरान कोई करीबी शख्स कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई आपके सामने डूब रहा होगा तो आप क्या बोलेंगे? यही ना कि बचाओ उसे, अरे वो डूब रहा है, कोई मदद करो यार, इसे बचा लो। या ये कहेंगे कि जाबो दे, मतलब जाने दे। कोई मारना चाहेगा तभी ऐसा बोल सकता है। दोस्त गोस्वामी के बयान के मुताबिक यही वो पल था जब जुबिन डूब रहे थे और मैनेजर ऐसा कर रहा था, और फिर हुई जुबिंदा की मौत। सिंगापुर में याट पर एक मशहूर गायक की मौत हो गई और मौत को पानी में डूबना बताकर मामले को सिंगापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिंगापुर एक शांत और व्यवस्थित जगह है। जुबिन जैसे हाई प्रोफाइल शख्स की मौत पर वहां की पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन चूंकि वहां कोई सीधी गोली या हत्या का स्पष्ट सबूत नहीं मिला और परिस्थितियां डूबने की तरफ इशारा कर रही थी, चाहे वो जहर देकर डूबने का ड्रामा हो, इसलिए शुरुआती रिपोर्ट हादसे में मौत की तरफ झुकी हुई थी। पर सवाल यह है कि सिंगापुर पुलिस को पोस्टमार्टम में जहर क्यों नहीं मिला? क्योंकि गोस्वामी ने तो जहर का आरोप लगाया है। इसके पीछे दो कहानी हो सकती है। पहला, झूठ, मतलब अगर जहर दिया गया था तो यह बात गोस्वामी ने सिंगापुर पुलिस के सामने क्यों नहीं रखी। और दूसरी बात कि ऐसा भी हो सकता है कि इस्तेमाल किया गया जहर ऐसा रहा हो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आसानी से न पकड़ा जाए, इसलिए शायद सिंगापुर पुलिस ने शुरू में इसे सिर्फ डूबने का मामला मानकर बहुत गहरी टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट नहीं की हो
और अगर ऐसा है तो साजिश रचने वाले ने जानबूझकर विदेशी धरती चुनी थी ताकि भारतीय पुलिस और मीडिया की पहुंच से दूर रहकर इस हादसे को आसानी से दबाया जा सके। मगर ऐसा हो नहीं सका। मामला दबे रहने की जगह आग बनकर फैल गया। जुबिंदा के मौत के बाद भारत और खास करके असम में यह खबर किसी तूफान की तरह आई। लोगों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। परिवार, दोस्त और फैंस बस चुप थे और जुबिन के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। जब जुबिन का पार्थिव शरीर असम लौटा तो जो हुआ वो इतिहास बन गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ जन सैलाब उमड़ पड़ा। एक रिकॉर्ड बन गया। असम की जनता जिसे जुबिन ने अपनी आवाज और संस्कृति से जोड़ा था, उसने अपने आइकॉन को आखिरी सलामी दी। माहौल इतना भावुक था कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी अपने आंसू को रोक नहीं पाए। जुबिन का गाना गाते हुए जुबिंदा को श्रद्धांजलि दी। एक तरफ लाखों लोगों का मातम और दूसरी तरफ राज्य के मुखिया का रोना। यह दिखाता है कि जुबिन का जाना किसी आम शख्स का जाना नहीं था। उनकी विदाई किसी राजकीय सम्मान से कम नहीं थी। यहां तक कि उनके अंतिम यात्रा में भीड़ को कंट्रोल करने वाले पुलिस वाले भी अपना फर्ज निभाते निभाते खुद को रोने से रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन इस जनसैलाब के बीच ही दबी जुबान में फुसफुसाहटें भी शुरू हो चुकी थी। क्या यह सच में हादसा था या फिर कोई गहरी साजिश? सबको लगा कि यह बस कुछ लोगों की थ्योरी है, जल्द ही सब शांत हो जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद भी शांति नहीं आई, बल्कि एक बहस शुरू हो गई। जो लोग जुबिन को जानते थे वे खुलकर कहने लगे कि यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। इस बहस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। गोस्वामी ने सीधे सीधे कैमरा के सामने आकर आरोप लगाया कि यह साफ तौर पर हत्या है। गोस्वामी ने कहा कि ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने जुबिन को जहर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि साजिश रचने वालों ने जानबूझकर सिंगापुर को चुना ताकि हत्या को इंटरनेशनल दुर्घटना बताकर भारतीय जांच से बचा जा सके। हालांकि ये सब उन्होंने हिरासत में कहा, लेकिन गोस्वामी के इस बयान के बाद शक की सुई सीधे दो लोगों पर टिक गई। मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, वही मैनेजर जिसका यार्ड पर संदिग्ध व्यवहार था, और ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसने जुबिन को सिंगापुर बुलाया था और उस पर पैसे के लेन देन का भी शक है। इस उथल पुथल के बीच जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो हर हाल में अपने पति के मौत के पीछे की सच्चाई जानना चाहती है। गरिमा का ये स्टैंड साजिश की थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग करता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि कुछ तो यहाँ पे घालमेल जरूर हुआ है, कुछ तो झोल जरूर है। उनके पति के मौत के पीछे कोई साजिश तो जरूर है। तो कुल मिलाकर गोस्वामी के आरोपों और जनता के बढ़ते दबाव के बाद असम सरकार को भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप करना पड़ा और यह मामला अब सिर्फ एक लोकल केस नहीं था बल्कि इंटरनेशनल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए असम पुलिस की एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी को यह काम सौंपा गया कि वो इस पूरी साजिश के तार को पकड़े और एक एक अपराधी को सामने लाए। मतलब अब असम एसआईटी को जुबिन के मौत का सच सामने लाना है, और अगर मौत डूबने से नहीं हुई है, मर्डर है, तो सबसे पहले मर्डर का मोटिव पता लगाना होगा। जरूरी है, क्योंकि किसी का मर्डर बिना मोटिव के नहीं हो सकता है, और अगर मर्डर है तो इसका पता लगाना ही होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, अब एसआईटी को यहाँ ये पता लगाना है कि मर्डर हुआ तो आखिर उसका मोटिव क्या था। एसआईटी की जांच जब शुरू हुई तो मामला सिर्फ जहर देने तक सीमित नहीं रहा। जांच ने एक गहरे फाइनेंशियल स्कैम का खुलासा किया जो इस साजिश का मकसद हो सकता था। 1 करोड़ का लेन देन। पुलिस को पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड्स के खाते में 1 करोड़ रुपए का बड़ा लेन देन हुआ है। अब एक सिक्योरिटी गार्ड के खाते में इतना बड़ा अमाउंट कहां से आया? साफ था कि ये ब्लैक मनी को घुमाने का तरीका हो सकता है या किसी खास काम के लिए था, मतलब जालसाजी। जांच में एक ही कंपनी के लिए कई पैन कार्डों के साथ जालसाजी और सीलों का गलत इस्तेमाल भी सामने आया है।
ये बताता है कि यह साजिश सिर्फ एक दो लोगों की नहीं बल्कि एक पेशेवर फ्रॉड रैकेट था। तो ऐसा हो सकता है कि जुबिन गर्ग को इस फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में पता चल गया था और उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की होगी, इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। सबसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी के बारे में सुनिए। एसआईटी ने अपने जांच में जबरदस्त तेजी दिखाई और एक के बाद एक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की ये लिस्ट बताती है कि साजिश कितनी गहरी थी और ये 5 लोग वही लोग हैं जिनकी पहचान मैंने शुरू में ही आपको करवा दी थी। नाम मैं फिर से दोहरा देता हूं। मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत, बैंडमेट और दोस्त शेखर ज्योति गोस्वामी, को सिंगर अमृत प्रभा महंत और डीएसपी संदीप पान गर्ग, जो जुबिन के चचेरे भाई हैं। और संदीप पान गर्ग की गिरफ्तारी के बाद ही गरिमा गर्ग ने न्याय पर अपना भरोसा जताया। इस वक्त यह हाई प्रोफाइल केस असम पुलिस की एसआईटी के पास है। सभी गिरफ्तार लोगों से कड़ाई से पूछताछ चल रही है। एसआईटी जुबिन गर्ग के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और ट्रिप के दौरान हुए कम्युनिकेशन को खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि जहर कैसे दिया गया और उसका मकसद क्या था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि यह केस प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर ही चार्जशीट जो है वो दायर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के अधिकारियों को और घटना के वक्त यार्ड पर मौजूद सभी लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि विदेशी धरती पर हुए इस अपराध की हर परत को खोला जा सके। अब सवाल यहाँ अंत में ये है कि आगे क्या हो सकता है। अनुमान ये है कि जब आरोप पत्र दाखिल होगा यानी कि चार्जशीट, तो उसमें वित्तीय धोखाधड़ी जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और हत्या की साजिश के तहत आरोप लगाए जाएंगे। यह साफ हो जाएगा कि हत्या का मकसद क्या था। क्या यह सिर्फ 1 करोड़ का मामला था या कोई इससे भी बड़ा स्कैम था जिसे जुबिन सामने लाने वाले थे, लेकिन शायद इसी वजह से ये उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। एसआईटी का उस जहर का नेचर और उसे देने के तरीके का खुलासा करना होगा जो सिंगापुर पुलिस की शुरुआती जांच में नहीं पकड़ा जा सका। डीएसपी संदीप पान गर्ग की भूमिका साफ होगी। क्या वो सिर्फ घोटाले में शामिल थे या उन्होंने सबूत मिटाने में भी मदद की थी। ये कहानी अभी एक मोड़ पर रुकी हुई है जहां पुलिस को बहुत कुछ पता लगाना है। पुलिस एक तरफ और साजिश रचने वाले दूसरी तरफ, और इन सभी चीज़ों के बीच असम की जनता न्याय का इंतजार कर रही है ताकि उनकी चहेती आवाज़ को शांति मिल सके। और ये सब कुछ काफ़ी हद तक विसरा रिपोर्ट पर टिका हुआ है, यानी कि शरीर के कुछ ऑर्गन्स का टेस्ट होता है पोस्टमार्टम से भी अलग, जिससे बहुत ही डिटेल में ये सब कुछ पता लगाया जाता है कि कहीं कोई जहर वहर तो नहीं दिया गया है। और ये जांच दिल्ली में हो रही है। उम्मीद यही थी कि 10 या 11 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक ये कहानी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा काफ़ी हद तक, और हम इस कहानी पर दोबारा से वापस लौटेंगे। अगर आप ये कहानी यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ तक इस कहानी को देख रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो अपना नाम और जगह कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता लग सके कि आपने इस कहानी को अंत तक देखा है। और यहाँ मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई अपडेट आता है विसरा रिपोर्ट को लेकर या इस केस में कुछ ब्रेक थ्रू आता है तो उसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी दे दूँगा और अलग से भी एक कहानी पे लौटूंगा अगर कोई बड़ी बात होती है तो। अपडेटेड आप पूरा रहेंगे। लेकिन अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोगों को क्या लगता है। देखिए, इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत दोस्त गोस्वामी के बयान से हुआ था, तो कहीं गोस्वामी ने खुद को बचाने के लिए तो जहर की कहानी शुरू नहीं करती, या वो सच में राज का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये केस अभी कितने गहरे राज उगलेगा। जाते जाते ये सवाल आप जैसे तमाम उन लोगों से है जो चाहते हैं कि जुबिन गर्ग की मौत की सच्चाई सामने आए। तो इसलिए आज की इस कहानी पे कमेंट कीजिए, बातचीत कीजिए कि आपको क्या लगता है, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये एक आवाज़ बनकर सामने आए और जो जांच है वो और तेज़ी से हो। तो आज मैं यही चाहूँगा कि कम से कम आप जुबिन गर्ग के लिए इस मुद्दे पर अपने अपने स्तर पे भी जो आपको लगता है उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए, ताकि एक प्रेशर बना रहे और जांच में जो सच हो, सच चाहे जो भी हो, वो बाहर निकल कर आए और सबको पता लगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।